हेलो दोस्तों, एंटरटेनमेंट प्लस में आपका स्वागत है। आज की हमारी फिल्म है चेसिंग लिबर्टी। ये 2004 की फिल्म है। ये कहानी है यूएस प्रेसिडेंट जेम्स फॉस्टर की बेटी एना फॉस्टर की, जो अपनी उम्र की बाकी अमेरिकन लड़कियों की तरह बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है और उससे प्यार करना चाहती है। और उसे ऐसा करने के लिए कभी एकांत नहीं मिलता, क्योंकि वह हमेशा अपने पिता के सीक्रेट सर्विस एजेंट से घिरी रहती है, जो उसकी सुरक्षा के लिए उसके आसपास रहते हैं। फिल्म के आरंभ में दिखाया गया है एना डेट पर जाने के लिए तैयार हो रही है और इसे लेकर वो बहुत एक्साइटेड है। ग्रांट हिलमैन नाम का लड़का उसे पिक करने के लिए व्हाइट हाउस आता है। एक सिक्योरिटी गार्ड उसका आईडी देखकर अन्य गार्ड से कहता है ग्रांट हिलमैन लिबर्टी को पिक कर रहा है। इससे ऑडियंस को ये मालूम चलता है कि फर्स्ट डॉटर एना फॉस्टर का कोड नेम यानी कि कूट नाम लिबर्टी है और इस नाम का इस्तेमाल सिक्योरिटी व सीक्रेट एजेंट्स आपस में एना के बारे में बात करने के लिए करते हैं। ग्रांट हिलमैन एना को लेकर एक रेस्टोरेंट जाता है जहां पर बहुत से सीक्रेट एजेंट्स मौजूद हैं। ग्रांट के दोस्त इस पल को यादगार बनाने के लिए सरप्राइजिंगली उसके पास आकर उनका फ़ोटो लेने वाले होते हैं। तभी सिक्योरिटीज़ ये सोचकर कि वो एना को हानि पहुंचाने के लिए उनके पास गए हैं, उन्हें पकड़ लेती हैं। इससे एना की डेट बर्बाद हो जाती है। एना व्हाइट हाउस में आकर अपने पापा प्रेसिडेंट फॉस्टर के पास पहुंचती है और कहती है कि मैं विश्वास नहीं कर सकती कि आपने उस रेस्टोरेंट को अपने सीक्रेट एजेंट से भर दिया। आपने मेरी डेट बर्बाद कर दी और अब मैं तीसरे बेस पर पहुंचने से पहले ही मरने वाली हूं। मेरा मतलब दूसरा। प्रेसिडेंट एना को पीछे देखने के लिए इशारा करते हैं और एना देखती है कि प्रेसिडेंट किसी मीटिंग में लोगों के साथ है। वह इससे लज्जित अनुभव करके कहती है मैं आपसे इसके बारे में बाद में बात करती हूँ। प्रेसिडेंट कहते हैं नहीं नहीं रुको, एक कुर्सी खींच लो। हम अभी प्राग में होने वाली G8 समिट यानी कि शिखर सम्मेलन के बारे में बात कर रहे थे कि EU को हमारी विकासशील देशों को मेडिकल टेक्नोलॉजी व मानवीय सहायता देने की योजना के लिए कैसे मनाएं। लेकिन तुम्हारी डेट बुरी गई तो हमें शायद उस पर फोकस करना चाहिए। एना मीटिंग में व्यवधान के लिए क्षमा मांगकर चली जाती है। अगले सीन में एना अपनी माँ और पापा प्रेसिडेंट के साथ है। वह कहती है पापा आप मेरी डेट बिगाड़ने का प्रायश्चित जब हम प्राग में होंगे तब कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं देखेंगे। एना कहती है क्या आपको गैब्रिएल लेक्लर्क याद है? वह फ्रेंच एम्बेसडर की बेटी। वो प्राग में होगी और उसने मुझे इस कॉन्सर्ट के लिए बुलाया है और मैं जाना चाहती हूँ। प्रेसिडेंट कहते हैं मेरे विचार से ठीक है। एना की मां कहती है बिना आर्मी के सिर्फ एक एजेंट के साथ। अंत में बात वाइस और मोरालिस नाम के दो एजेंट्स पर तय होती है और प्रेसिडेंट इस बात का वादा करते हैं कि प्राग में एना के साथ केवल 2 सीक्रेट एजेंट्स ही होंगे। उसके बाद प्रेसिडेंट के साथ चलते चलते एना कहती है कि बाद में हम मेरे प्राग से बर्लिन लव परेड जाने के बारे में बात कर सकते हैं। वह कहती है कि मैं इसके बारे में पढ़ रही हूँ और बेसिकली यह एक बड़ी शांति रैली है। तब प्रेसिडेंट कहते हैं कि वह एक ऑर्जी यानी कि सेक्स पार्टी है और तुम वहाँ नहीं जाओगी। मेरा जवाब ना है। प्राग जाते समय प्लेन में एक बार फिर एना प्राग से बर्लिन लव परेड जाने के बारे में बात करती है और प्रेसिडेंट फिर मना कर देते हैं। प्राग में राष्ट्रपति भोज में एना गैब्रिएल से मिलती है। गैब्रिएल एना का हेयर स्टाइल चेंज करती है ताकि वह आसानी से पहचानी न जा सके और वह दोनों कॉन्सर्ट में जाती है। एना देखती है पूरे कॉन्सर्ट में सीक्रेट एजेंट्स भरे पड़े हैं। एना कहती है मैं विश्वास नहीं कर सकती कि उन्होंने दोबारा मेरे साथ ऐसा किया। उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया और एना गैब्रिएल के प्लान के अनुसार लू में अपने कपड़े शराब में धुत एक महिला के साथ बदलकर सिक्योरिटी एजेंट्स को चकमा देकर बाहर निकल आती है। बाहर वह एक स्कूटर वाले जवान लड़के से खुद को वहां से बाहर निकालने के लिए लिफ्ट मांगती है और वह एना की वहां से निकलने में सहायता करता है। उस लड़के का नाम बैन कॉल्डर है और वह भी एक सीक्रेट एजेंट ही है, पर एना उसके बारे में नहीं जानती है। उधर प्रेसिडेंट अपनी पत्नी से बात करते हुए कहते हैं विश्वास नहीं हो रहा कि एना एक बिल्कुल अनजान लड़के के साथ चली गई। तब
प्रेसिडेंट की पत्नी कहती है, तुम अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं समझते हो, वह स्वतंत्रता के लिए मरे जा रही है, कम से कम उसे इस स्वतंत्रता का भ्रम ही मिल जाए। तब प्रेसिडेंट एना को स्वतंत्रता का भ्रम देने के लिए बैन कॉल्डर से फ़ोन पर बात करते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी को रखो। एना कौन है लोगों को ना मालूम चले और तुम कौन हो एना को ना मालूम चले। हमारे बात करते समय ही वाइस और मोरालेस को इस प्लान के बारे में जानकारी दी जा रही है। वाइस और मोरालेस दोनों सीक्रेटली उनके पीछे रहते हैं। अगले दिन एना प्राग से ट्रेन पकड़कर बर्लिन जाना चाहती है। बैन कॉल्डर भी उसके साथ ट्रेन में जाता है। ट्रेन में वो मिलते हैं एक टिलफेक आदमी स्कॉटी मैकक्रॉफ्ट से और वह उन्हें देता है $6 मिलियन मैन स्टिकर्स और उनसे कहता है हर कोई जो मुझसे मिलता है मुझसे इन कुछ स्टिकर्स को पाता है। यह विश्व समुदाय को मेरा योगदान है। आपका काम है इन्हें यहाँ वहाँ जहाँ आपका मन करे चिपका दीजिए और आप इसे भूल जाते हैं। और एक दिन जब आप उदास हैं अचानक से कहीं आप इस स्टिकर को देखते हैं, यह आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता है। स्कॉटी मैकक्रॉफ्ट से ही उन्हें मालूम चलता है कि गलती से उन्होंने बर्लिन के बजाय वेनिस जाने वाली ट्रेन पकड़ ली है। एना मैकक्रॉफ्ट से अच्छी दोस्ती कर लेती है। वे वेनिस पहुंचकर सिटी में घूमते हैं और अंत में स्कॉटी एना व बैन को हग करके चला जाता है। एना और बैन दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और जब बिल देने के लिए एना अपना पर्स खोलती है तो उसे मालूम चलता है मैकक्रॉफ्ट ने उसके पैसे चुरा लिए हैं और उसकी जगह $6 मिलियन मैन स्टिकर्स रख लिए हैं। और बैन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वहाँ पर कुछ लोग एना को पहचान लेते हैं। एना और बैन दोनों भागते हैं। रेस्टोरेंट के लोग उनका पीछा करते हैं। एना और बैन दोनों एक ब्रिज के पास पहुँचते हैं जहाँ यूजेनियो नाम का एक गोंडोलियर उनसे गोंडोला की सवारी के लिए पूछता है। तब एना कहती है हम करना चाहते हैं पर हमारे पास पैसा नहीं है। यूजेनियो मना करता है। एना प्रार्थना करती हुई कहती है कि हम नवविवाहित हैं और हमने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया है और हम यहाँ सिर्फ प्यार की मुद्रा पर आए हैं। तब दयालु यूजेनियो उन्हें मुफ्त में गोंडोला की सवारी कराता है। गोंडोला पर एना बैन से पूछती है मैंने तुमसे शादी तो कर ली पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। बैन कहता है मैं बैन कॉल्डर हूँ, 23 साल का हूँ, वेल्स में जन्मा। उसके बाद अपनी माँ के साथ लंदन चला गया जब उन्होंने मेरे पिता को छोड़ा और मेरे पिता हमेशा काम पर रहते थे, कभी घर नहीं आते थे। मेरी माँ चाहती थी कि मेरे पिता एक बड़ा प्रेम प्रकटीकरण का संकेत करें। एना पूछती है कैसा बड़ा प्रेम प्रकटीकरण का संकेत। बैन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जॉब छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे लिए घर पर रहूंगा प्रियतमा। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। गोंडोला की सवारी करते समय रेस्टोरेंट वाले लोगों से बचाने के लिए बैन एना का ओष्ठ चुंबन करता है ताकि एना पहचान में न आए। जब यूजेनियो को यह मालूम चलता है कि उनके पास रात्रि निवास के लिए कोई स्थान नहीं है तब यूजेनियो उन्हें अपने घर पर ले जाता है। यूजेनियो की माँ उन्हें यूजेनियो के कमरे में ठहराती है। एना उस चुंबन को हृदयानुभूत मानकर निर्वस्त्र होकर स्वयं को प्रणय हेतु बैन को प्रस्तावित करती है। बैन इसे अस्वीकार कर देता है। एना इससे दुखी होती है। अगली सुबह यूजेनियो उन्हें ऑस्ट्रिया बॉर्डर पर छोड़ता है। वाइस और मोरालेस जिन्होंने यह सोचकर कि एना और बैन बर्लिन जाने वाली ट्रेन में गए हैं, बर्लिन की ट्रेन पकड़ ली थी, वे वहां से एना के पीछे वेनिस पहुंचते हैं। पर एना और बैन दोनों ही इटली से जा चुके हैं। वेनिस में वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और प्यार करने लगते हैं। ऑस्ट्रिया बॉर्डर पर एना बैन से नाराज़गी के कारण लिफ्ट लेकर अकेले निकल जाती है। एना एक पुल पर पहुंचती है जहां पर वह एक बंजी जंपिंग ग्रुप जंपिंग जर्मन से मिलती है। जब एना वहां बंजी जंपिंग के लिए हार्नेस पहन रही होती है तब बैन वहां पहुंच जाता है और एना को ऐसा करने से मना करता है। पर एना के न मानने पर वह भी हार्नेस पहन के उसके साथ बंजी जंपिंग करता है। बाद में उस शाम जंपिंग जर्मन के शिविरों में
कस्कस नाम का जर्मन अपने शिविर में एना को साथ रात बिताने के लिए पूछता है। वह मना करती है और बैन के साथ फ्लर्ट करती है। बैन उसके प्रणय प्राप्ति प्रयासों को फिर रोकता है। इससे दुखी होकर एना कहती है वह उस जर्मन के साथ टेंट शेयर करेगी। तब बैन एना के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करता है। वे रात्रि साथ बिताते हैं और दोनों में प्रणय होता है। सुबह वाइस बैन को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे ऑर्डर उसी समय चेंज हो गए जब तुम वेनिस की ट्रेन पर चढ़े। तुम एना को हमें सौंप दो, तुम्हारा असाइनमेंट खत्म हो चुका है। पर बैन कहता है मैंने एना से उसे लव परेड ले जाने का वादा किया है, तुम उसके बाद उसे ले जा सकते हो। बैन उसके ऑर्डर मानने से मना करता है। लव परेड में एक टेलीफोन बूथ पर बैन वॉइस से कहता है तुम एना को 1 घंटे में विक्ट्री कॉलम से ले जा सकते हो। एना यह सुन लेती है। इससे बैन के सीक्रेट एजेंट होने का भेद एना के सामने खुल जाता है। बैन स्पष्टीकरण देता है प्रेसिडेंट एना को नियंत्रित स्वतंत्रता देना चाहते थे और वह उनका सुरक्षा जाल था, पर वह सच में एना से प्यार करने लग गया। पर एना छला गया सा अनुभव करती है और गुस्से में उससे दूर भाग जाती है। लव परेड में कुछ लोग एना को प्रताड़ित करते हैं। एना बेसुध होकर गिर जाती है। बैन उसे आकर बचाता है और एना को उठाकर प्रेसिडेंट द्वारा भेजे गए हेलीकॉप्टर के पास ले जाता है, जिसमें बैठकर एना चली जाती है। एना और उसके माँ बाप वापस यूएस चले जाते हैं। एना उदास है। एना की माँ द्वारा उसके दिल के बारे में पूछे जाने पर वह कहती है यह कुछ टूटा हुआ है। कॉलेज में एना $6 मिलियन मैन स्टिकर देखती है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। एना क्रिसमस की छुट्टियों पर वापस व्हाइट हाउस आती है। एना अपने पापा प्रेसिडेंट से मिलती है। उसके पापा उसे ऑक्सफोर्ड में एक्सचेंज स्टडी प्रोग्राम के बारे में पूछते हैं और बैन कॉल्डर के जॉब छोड़ने के बारे में बताते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह एना को बैन के ऑक्सफोर्ड में होने के बारे में बताना चाहते हैं। एना ऑक्सफोर्ड पहुंचती है जहां पर बैन कॉल्डर है। एना उससे कहती है मैं तुम्हारे लिए बड़ा प्रेम प्रकटीकरण का संकेत कर रही हूँ। एना और बैन दोनों किस करते हैं और स्कूटर पर बैठकर चले जाते हैं और यहीं यह फिल्म ख़त्म होती है। अंत में इस फिल्म के टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं। इस फिल्म का टाइटल 2 तरह से फिल्म पर फिट बैठता है। पहला, एना इस फिल्म में स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी पाना चाहती है और उसे पाने के लिए वो भाग जाती है। इस तरह से वो लिबर्टी को चेस कर रही है। दूसरा, एना का कोड नेम भी लिबर्टी ही है और जब वह अपनी लिबर्टी को चेस करते हुए भाग जाती है तो यूएस प्रेसिडेंट उसे अपने एजेंट्स द्वारा चेस करते हैं। So literally the US president is chasing Liberty, who is his daughter, through his secret service agents.